हाय एवरीवन। हम 29 नवंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम टाइम टू विजिट अ सेल इन अ ग्रिड। तो इस क्वेश्चन में हमें m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स ग्रिड दी गई है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इस मैट्रिक्स के किसी भी सेल की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है उस सेल तक पहुंचने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम। जब हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट सेल से मूव करना शुरू करेंगे उस टाइम पे हमारा जो टाइम है वो 0 सेकेंड रहेगा। और जब भी हम किसी एडजेसेंट सेल पे एक बार मूव करेंगे तो हमारा टाइम 1 सेकंड से इंक्रीज होता रहेगा। तो अब इन्होंने हमसे बोला है कि हम 4 डायरेक्शनली मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, और ऐसा करते हुए हमें मिनिमम टाइम रिटर्न करना है सच दैट कि हम जो लास्ट या बॉटम राइट सेल है वहां तक पहुंच जाएं। अगर यहाँ पे पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा तो हमें -1 रिटर्न करना है। अगेन यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो ये है कि हम किसी भी सेल पे तभी जा सकते हैं जब हमारा जो करंट टाइम है, जब हम मूव करते हुए जा रहे हैं वो टाइम एटलीस्ट उतना होना चाहिए जितना उस सेल में टाइम गिवन है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो सी अभी हमारा यहाँ पे टाइम 0 है, राइट। तो इस सेल पे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम टाइम हो सकता है ना, हम यहाँ से जब मूव करेंगे तो हमारा टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ही रहेगा, बट यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड ही 5 है। तो इसलिए यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टी 0 है। जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो 0 + 1, तो सी यहाँ पे हमारा टाइम 1 सेकेंड हो चुका है। तो बस हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मिनिमम पॉसिबल टाइम रिटर्न करना है बॉटम राइट कॉर्नर तक जाने में जो लगेगा। अगर आंसर पॉसिबल नहीं है तो हमें अगेन -1 रिटर्न करना है। तो अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन है वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, मैं उसी पे एक बार गो थ्रू कर दे रहा हूँ। तो सी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले राइट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा टाइम 1 सेकेंड हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ से पीछे जा सकते हैं, अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारा टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा, ये पॉसिबल है। दूसरा, हम यहाँ पे राइट नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे टी अभी हमारा 1 सेकेंड, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे अगर, तो हमारा मैक्स टाइम 2 ही सेकेंड हो सकता है, बट एटलीस्ट 3 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे क्योंकि ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे हमारा टाइम 2 सेकेंड्स हो जाएगा। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे ये वाली मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगी, तो हमें या तो पहले टाइम इंक्रीज करने के लिए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करनी पड़ेगी सो दैट हमारा टाइम एटलीस्ट इतना हो जाए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम राइट वर्ड जा सकते हैं या डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ से राइट वर्ड जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम सी 0 से यहाँ पे 1 सेकेंड, देन 2 सेकेंड। जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो अब हमारा टाइम 3 सेकेंड्स हो गया है। अब सी यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, बट डाउनवर्ड या राइटवर्ड नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम 3 सेकेंड्स ही है। तो बेस्ट सूटेड आंसर के लिए हम एक बार बैक एंड फोर्थ जाएंगे, तो अभी हमारा टाइम 3 सेकेंड्स है। जब हम यहाँ जाएंगे तो 4 सेकेंड हो जाएगा। वापस आएंगे तो अब हमारा टाइम 5 सेकेंड हो चुका है, तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन खुल चुका है। तो हम इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो हमारा टाइम 6 सेकेंड है, और उसके बाद डाउनवर्ड मूव करके हम बॉटम राइट कॉर्नर पे आ जाएंगे t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स पे। तो दैट्स हाउ इसका आंसर 7 सेकेंड। अगर हम और कोई भी ऑप्शन ट्राई करेंगे तो उसमें हमारा आंसर 7 सेकेंड से ज़्यादा या एटलीस्ट इतना ही आएगा। तो अगेन हमें बेस्ट आंसर लाना है। सी मैक्सिमम आंसर तो बहुत सारे पॉसिबल हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 0 1 0 1 पे ही बैक एंड फोर्थ आते जाते रहेंगे। सी जब हमारा टाइम 20 हो जाता है, और 20 होने के बाद तो हम किसी भी रूट को फॉलो करके ये बॉटम राइट कॉर्नर तक आ ही सकते हैं, राइट। तो हमें मिनिमम आंसर के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। तो अब देखते हैं एक वो एग्जांपल जिसमें आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो सी अभी हमारा टाइम 0 सेकेंड है। अब हम सी ना तो राइट वर्ड जा सकते हैं ना डाउनवर्ड जा सकते हैं, तो हम मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर हम मूवमेंट ही नहीं करेंगे तो हमारा टाइम इंक्रीज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ यहीं पे हम स्टक रह जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यहाँ पे इसका आंसर -1 है। तो अब इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचें तो सबसे पहले तो जब मैंने सुबह उठ के इसको सॉल्व करना चाहा तो पता नहीं शायद नींद में था या क्या था, आंसर आ ही नहीं रहा था। आई मीन सॉल्यूशन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट ऑफिस से लौटते हुए जब स्कूटर पर बट ऑफिस से लौटते हुए जब गाड़ी पे इसको सोचा तो एकदम बहुत ही सिंपल लगा ये क्वेश्चन। हमें क्या करना है यहाँ पे, सी एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, राइट। इस सेल से हमें स्टार्ट करना है और इस सेल तक जाने में हमें मिनिमम डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए अगर हम ग्राफ की फॉर्म में इसको सोचें तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम से हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी कर रखे हैं। जस्ट एक कंडीशन और ऐड हो गई है कि मूव करते हुए हमें टाइम का बस और ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम से ही सॉल्व करते हैं, और जो टाइम वाली कंडीशन है उसको कोड करते टाइम ही
समझ लेंगे। या फिर यहीं पे देखें तो सी, हम अगर किसी भी सेल पे हैं करंटली, तो हम अगर इसके जो भी नेक्स्ट सेल्स हैं इस सेल से, अगर हम उन पे डायरेक्टली जंप कर पा रहे हैं, देन वेल एंड गुड, हम उन सेल्स पे चले जाएंगे। अदरवाइज हम वेट टाइम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा टाइम अगर 1 सेकेंड होता, तो हम यहाँ पे जाने का वो वेट या डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उतना टाइम ऐड कर देंगे। कैच बस इतना है कि अगर हम पहली बार मूव कर गए ना, अगर हमें एक बार भी मूवमेंट मिल गई, तो उस केस में हमारा आंसर ऑलवेज ऑलवेज पॉसिबल रहेगा। बस ये जो शुरुआती मूवमेंट है ना, उसमें हमें चेक कर लेना है कि क्या हम एटलीस्ट एक मूव कर पा रहे हैं। क्योंकि सी द थिंग इज दैट कि अगर हम एक बार मूव कर गए ना, तो अब हमारे टाइम को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर पाएंगे। क्योंकि सी, 0 से 1 पे चले गए, अब हम 1 से 0 पे ऑलवेज जा पाएंगे। उसी तरीके से 0 से 1 पे वापस ऑलरेडी ऑलवेज जा पाएंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम एटलीस्ट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड हो चुका है। तो हम एटलीस्ट ये मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट तो हमेशा ही अलाउड रहेगी अगर हमें एटलीस्ट एक मूव मिल गया। और यहाँ पे हिंट में भी इन्होंने ये सेम चीज लिख के दी गई है कि कंसीडर द केस वेयर यू हैव टू गो बैक एंड फोर्थ सो दैट आवर टाइम इंक्रीजेस। तो बस ये बैक एंड फोर्थ वाला लॉजिक समझना था। बाकी ये सिंपल डाइक्स्ट्रा का ही कोड है। अगर हम एकदम जो ट्रेडिशनल डाइक्स्ट्रा कोड है वो भी लिख देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स राइट द कोड। तो सबसे पहले तो मैं ये पेयर डिफाइन कर ले रहा हूँ। फाइन, अब एम और एन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे ग्रिड डॉट साइज होंगे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आंसर जब पॉसिबल नहीं है, वो वाली कंडीशन का कोड पहले लिख लेते हैं। तो सी, यहाँ पे जो एम और एन है ना, वो एटलीस्ट दो तो हमेशा रहने वाले हैं, राइट। तो हम सीधे ही चेक डाल देते हैं कि अगर हमें एटलीस्ट एक लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल नहीं मिल रही है, तो उस केस में हम आंसर सीधा रिटर्न कर देंगे। तो इफ ग्रेड ऑफ 0 1, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, एंड ग्रेड ऑफ 1 0, अगर ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में हमें एक भी मूवमेंट नहीं मिल रही, राइट। तो हम सीधा यहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। अदरवाइज हमें डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम लिखनी है ना ग्रिड के लिए, तो अगेन वही हमें अपनी प्रायोरिटी क्यू बनानी पड़ेगी और मिनिमम आंसर चाहिए है ना हमें, तो हम यहाँ पे मिन हीप बना लेंगे ताकि हमें टॉप पे हमेशा मिनिमम टाइम मिलता रहे। तो यहाँ पे हम एक पी आई आई और इस टाइप की, सॉरी पी पी आई, ये पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट इंट टाइप की इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सी, हमें यहाँ पे स्टोर क्या करवाना है, हमें यहाँ पे टाइम स्टोर कराना है सबसे पहले, फिर एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें इस इन वैल्यूज को स्टोर कराना है, इसलिए हम ये वाला डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू और उसके बाद यहाँ पे पीपीआई, देन ये स्टैंडर्ड तरीका है मिन मिन हीप को डिक्लेयर करने का। तो वेक्टर ऑफ पीपीआई एंड देन यहाँ पे ग्रेटर पीपीआई, इसका नाम दे देते हैं पीक्यू। तो हमने अपनी मिन हीप बना ली है। अब हमें स्टार्ट करना है 0th सेल से, राइट। तो पीक्यू डॉट पुश, यहाँ पे हम 0, स्टार्टिंग में हमारा टाइम 0 है और कोऑर्डिनेट्स भी 0 है। फाइन, यहाँ पे अगेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रहे हैं और एक्स 0 है और वाई भी 0 है। फाइन, अब हम किसी सेल पे अगेन सी, होगा क्या कि हम अगर यहाँ पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम एटलीस्ट या तो यहाँ से या यहाँ से किसी एक सेल से आए होंगे ना, तो वापस उसी सेल पे जाने का तो कोई मीनिंग है नहीं। तो ये ट्रैक रखने के लिए कि हम वापस सेम सेल पे मूव ना करते रहें अननेसेसरीली, तो हम एक वो ग्रिड बना लेते हैं बूलियन, जो कि हमें बताती रहेगी कि हमने किन किन सेल्स को ऑलरेडी विजिट कर लिया है। और हम इनिशियल उसको, या फिर हम जब वाइल लूप लिखेंगे ना, तभी हम इसको ट्रू मार्क करते जाएंगे। तो हमने अपना ये विजिटेड वेक्टर बना लिया है। अब हमें 4 डायरेक्शनल मूवमेंट्स करनी है, राइट। तो उसके लिए हम एक डायरेक्शन नाम का एरे बना लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट, और इसको नाम दे देते हैं डायरेक्शंस।
तो सबसे पहले लेफ्ट वर्ड मूव करने के लिए 0 - 1, उसके बाद अगर राइट वर्ड मूव करना है तो कॉलम में हम +1 कर देंगे। फिर अगर अपवर्ड मूव करना है तो रो से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर डाउनवर्ड मूव करना है तो रो में हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमने अपना डायरेक्शन नाम का एरे बना लिया है। और इसके बाद वही इस क्यू को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो जब तक पी क्यू या हमारी ये क्यू है, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम मूव करेंगे, और इसमें से टॉप नोड हर बार पिक करते जाएंगे। तो ऑटो टॉप नोड ये होगी पी क्यू डॉट टॉप पे, और फिर हम इसको पॉप भी कर देते हैं। फाइन, तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें अगेन टाइम मिल जाएगा इसकी फर्स्ट वैल्यू पे, राइट। तो टॉप नोड का जो फर्स्ट होगा वो टाइम होगा, और फिर पेयर ऑफ इंटेंट कॉर्ड्स जो हमारे होंगे वो होंगे टॉप नोड की सेकंड पे। इसके बाद अगर x निकालना है हमें तो वो होगा, सॉरी यहाँ पे पी आई आई कॉर्ड्स लिखना था, हाँ। कॉर्ड्स की फर्स्ट पे हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें कॉर्ड्स की सेकंड पे। अब सबसे पहले तो अगर हम इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, या उससे भी पहले चेक डाल देते हैं कि इफ़ वी आर एट द लास्ट सेल, तो सिंस हमने यहाँ पे मिन हीप यूज़ की है, तो अगर हम एक बार पहुँच चुके हैं ना, तो ये फॉर श्योर है कि हम मिनिमम टाइम में ही पहुँचे होंगे, क्योंकि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम किसी भी सेल पे हमें मिनिमम टाइम पे पहुँचाती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी अपने आंसर पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम किसी और वे से अगर सेम सेल पे आएंगे तो वो टाइम हमेशा करंट वाली टाइम से ज़्यादा ही होगा, राइट। तो यहीं से हम अपना आंसर रिटर्न कर जाएंगे। तो अगर x n-1 के बराबर है एंड देन y m-1 के बराबर है, इसका मतलब हम ऑलरेडी अपने आंसर पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ से टाइम रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है और हम करंट जो सेल्स है करंट जो सेल है इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर जाएंगे। अदरवाइज हम इसको विजिटेड मार्क कर देंगे अगर हम इस सेल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। इसके बाद तो हमें वही 4 डायरेक्शनल मूवमेंट ट्राई करनी है, राइट। ट्राई मूविंग इन 4 डायरेक्शंस। तो इसके लिए एक फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर ऑटो डी आई डी जे, और डायरेक्शंस में जाके यहाँ पे हम ट्रेवर्स करेंगे, और न्यू एक्स और न्यू वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स प्लस डी आई एंड एन वाई होगा हमारा वाई प्लस डी जे। फाइन, तो अब अगर हमने इन ये जो नए सेल्स या नए कॉर्ड्स आए हैं, अगर ये वैलिड कॉर्ड्स हैं, इसका मतलब इनको 0 से बड़ा होना चाहिए। और विजिटेड नहीं होने चाहिए ऑलरेडी, राइट। तो विजिटेड ऑफ एन एक्स एन वाई ये फॉल्स होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है, इसका मतलब हम इस सेल को पहली बार देख रहे हैं, राइट। तो अगेन इसका मतलब है कि हम अभी किसी ऐसी कंडीशन पे हैं, अभी हम 0 पे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या हम इस 1 पे जा सकते हैं, राइट। तो पहले तो ये 1 का सेल टाइम निकाल लेते हैं कि गिवन सेल टाइम क्या है। तो इंट सेल टाइम निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये हमें मिल जाएगा ग्रेड ऑफ एन एक्स एंड एन वाई से। और अब निकाल लेते हैं वेट टाइम। तो वेट टाइम का मतलब है कि सपोज अगर हम यहाँ पे हैं, एक बार को मान लीजिए कि हम यहाँ यहाँ आ चुके हैं, राइट। इस 2 पे ऑलरेडी आ चुके हैं और हम ट्राई कर रहे हैं इस 5 पे जाने का। तो यहाँ पे सी वेट टाइम कितना होगा, एटलीस्ट आई मीन इन दोनों का डिफरेंस, राइट, जो कि होगा 3 सेकेंड्स। तो वेट टाइम होगा सेल टाइम माइनस जो हमारा करंट टाइम है। अब अगर तो जो ये वेट टाइम है वो 1 या 1 से छोटा है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम इस 2 से इस 3 पे जाने का ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट टाइम 1 आएगा, राइट। तो 1 सेकंड तो हमारा मूवमेंट में भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर ये डिफरेंस 1 या 1 से कम है, 1 से कम किस किस केस में होगा, जैसे कि ये वाला केस है, तो अभी हमारा ऑलरेडी टाइम 2 सेकंड है और हम जाना चाह रहे हैं किसी ऐसे सेल पे जिसका टाइम 1 सेकंड है, तो उस केस में तो हम सीधे सीधे मूव कर ही सकते हैं, राइट। बट अगेन हमारा टाइम इंक्रीज हो जाएगा 1 से। तो इसका मतलब है कि अगर जो हमारा वेट टाइम है, अगर ये टाइम
छोटा या बराबर है एक की, तो उस केस में तो हम सीधा उस सेल पे मूव कर जाएंगे। और अगर हम किसी नए सेल पे मूव कर रहे हैं तो उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अपनी प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर लेंगे। तो इस केस में हम पी क्यू डॉट पुश कर देंगे, जो हमारा अभी वाला टाइम है उसमें +1 कर देंगे। टाइम अब हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने एक मूव कर लिया है। और जो नए सेल की कॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे पुश कर देंगे। तो हमने इसको पी क्यू में पुश कर लिया है। और सपोज ऐसा नहीं था वाला केस कौन सा था, कि हम यहाँ पे 2 पे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 5 पे चले जाएं किसी तरीके से। तो उस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें पहले अपना टाइम एटलीस्ट 5 करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ जाएंगे जो भी हमारी मूवमेंट अवेलेबल है। तो अभी हमारा टाइम 2 है, हम एक बार पीछे गए, टाइम 3 हुआ, वापस आए 4 हुआ। अब देखिए जब हमारा टाइम 4 हो गया तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, राइट, क्योंकि अब डिफरेंस 1 हो चुका है। तो उस केस में हमें क्या पुश करना पड़ेगा, जो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा ना वो। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब ये इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 5 माइनस 2 3। तो जब ये डिफरेंस ऑड था ना, तो उस केस में हमें सिंपली वो जो भी डिफरेंस था ना वही पुश कर देना है, या फिर वेट टाइम में +1 करके पुश कर देना है। ये कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल यही समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इसको 4 बनाना था एटलीस्ट, राइट। तो एक दो मूवमेंट में ये 4 हो गया। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल, इसमें ना डिफरेंस 6 है जो कि इवन है। तो इस केस में हम 2 से यहाँ जाएंगे, 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, देन 6 होगा, देन 7। अब देखिए 7 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आगे ना ये एग्जैक्टली इक्वल हो पाएगा जब भी ये डिफरेंस इवन आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टेस्ट केस को ना आप पेन पेपर पे ट्राई कीजिए, और इससे ये साफ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ना मैं यहाँ पे सीधे पी क्यू में पुश कर दे रहा हूँ जो इसका करेक्ट टाइम होगा। तो यहाँ पे हम पुश करेंगे टाइम प्लस जो हमारा वेट टाइम है, और इसमें ऐड करेंगे हम, अगर हमारा जो ये वेट टाइम है वो इवन है तो उस केस में हमें 1 और ऐड करना पड़ेगा, और अगर ऑड है तो हमें 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टाइम को पुश कर दिया है, और जो दूसरी वैल्यू हमें ऐड करनी है वो होंगे नए कॉर्ड्स, नए सेल के कॉर्ड्स, तो nx और ny। फाइन, तो जैसे ही हमारा ये लूप कंप्लीट होगा, यहाँ से हम अपना आंसर ऑलरेडी रिटर्न कर चुके रहेंगे, राइट। और जस्ट फॉर द सिंटेक्स पर्पस हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो लेट्स रिटर्न -1 फ्रॉम हेयर। और एक बार इसको रन करके देखते हैं, and we have passed the given test cases. Let's try submitting this ones. तो हमने सारी टेस्ट केसेस पास कर लिए। तो अगेन फाइनली अगर हम देखें इस क्वेश्चन को एक बार क्विकली रिवाइज करें, तो मेनली हमने क्या किया है, सिंपल डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम लिखिए विद दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, अगर हम सिंपल डाइक्स्ट्रा का कोई क्वेश्चन कर रहे होते तो उस केस में हम जब ये चेक करते हैं ना, तो हम सीधे डिस्टेंस चेक करके क्यू में पुश कर रहे होते हैं वैल्यू, राइट। यहाँ पे बस हमने एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड की है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। सो या अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम हर सेल को एटलीस्ट एक बार विजिट करेंगे, तो n इंटू एम हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और प्रायोरिटी क्यू के लिए भी हम बार बार इसमें पुश या पॉप करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log nm हो जाएगी। तो n इंटू एम इंटू लॉग एन एम इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक विजिटेड वेक्टर लिया है, तो n क्रॉस m यहाँ पे लग जाएगी।